पाठशाला की पहली क्लास। इधर पीएम मोदी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन सबसे डील कर रहे हैं। उधर पाक बॉर्डर पर युद्ध की हलचल तेज हो गई है क्या? ट्रंप की शह पीओके में पिटाई, मुनीर बॉर्डर की तरफ टैंक्स क्यों भेज रहा है? पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? आतंकी मसूद अजहर का नया प्लान अब भारत पर हमले के लिए महिला आतंकियों की फौज बना दी है क्या? अमित शाह की कश्मीर पर मीटिंग हो रही है, तालिबानी मिनिस्टर भारत में, उधर अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में किसको ठोक दिया? सबसे पहले इस सब का चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पूरा हिसाब करते करते रुक गए थे, क्योंकि वो घुटनों पर आकर गिर गया कि रुक जाइए बॉस, बहुत मार लिए। लेकिन इस वक्त अंदर ही अंदर जो भयंकर हलचल मची हुई है, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हैं, लगातार हथियारों के टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, नए नए रक्षा सौदे हो रहे हैं, युद्ध से इकोनॉमी पे असर ना पड़े इसके लिए इकोनॉमी पहले से ही मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उधर पाकिस्तान की खुराफात भी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों दूसरी बार तगड़ी मार खाने के लिए तड़प रहा है। ऐसे कई लोग होते हैं जो घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पिट कर ही घर लौटते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही है, मुनीर भी ऐसा ही है। ऐसे 4 संकेत हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान किसी खुराफात में लगा है। पहला संकेत, दावा है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ा दी है। दूसरा संकेत, चीन के अलावा पाकिस्तान अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी ताकतवर मिसाइल देने की डील की है। तीसरा संकेत, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि भारत से युद्ध की संभावना वास्तविक है। और चौथा संकेत, पाकिस्तान के आतंकी लगातार भारत के खिलाफ वैसे ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं जैसे पहलगाम हमले से पहले दिए थे। आतंकी मुनीर पर भारत से बदला लेने का दबाव बना रहे हैं। ये सारे संकेत पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से युद्ध का माहौल बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह पिटने के बाद आखिर पाकिस्तान भारत से युद्ध की हिमाकत करेगा? क्या पाकिस्तान ट्रंप की शह पर उछल रहा है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से डील के बाद उछल रहा है? पाकिस्तान के हाथ ऐसा क्या लग गया है वो भारत के साथ फिर से युद्ध करने की हिमाकत करेगा? आज ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है तो भारत बैठा हुआ थोड़ी है। भारत की तैयारी क्या है आज आपको यह भी बताऊंगा। पीएम मोदी क्या इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाले हैं? पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की युद्ध वाली तैयारी तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि पीएम मोदी युद्ध से पहले और युद्ध के बाद के हालात को संभालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो पहली कैजुअलिटी तो भारत की अर्थव्यवस्था होगी। इसलिए पीएम मोदी उस मोर्चे पर भी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम से मिलकर कौन कौन सी बड़ी डील की है, इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी, चीन कैसे भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक बार फिर पुश कर रहा है, कैसे पीएम मोदी ने उस नेता को भारत बुला लिया है जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो हलचल मची हुई है उसकी एक झलक देखिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं, समझदार को इशारा काफी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या भयंकर हलचल मची है, मुनीर ने कैसे पीओके में टैंक भेजने शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान का प्लान क्या है, पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज बनाकर भारत के खिलाफ क्या बड़ा प्लान किया है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर हलचल मची हुई है उस वक्त नरेंद्र मोदी देश के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी कैसे एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने की तैयारी है, दूसरी तरफ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया उससे लड़ने की तैयारी हर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। भारत की इकोनॉमी को हर तरफ से मजबूत करने में नरेंद्र मोदी लगातार लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान से तो उससे पहले इकोनॉमी को इतना बूस्ट कर दो कि उस पर कोई असर उस तरह से ना पड़ पाए। क्योंकि ट्रंप ने इतना हाथ पैर मारा, असर नहीं पड़ा ना। भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देने के लिए पीएम मोदी बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी डील के लिए ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भारत आए हुए हैं। वो अपने साथ सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर आए, जो आपको मैंने कल दिखाया भी था। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया। भारत और यूके सीईओ फोरम को भी संबोधित किया गया। दोनों नेताओं ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की।
इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन सी डील हुई है और उसका भारत और ब्रिटेन दोनों की इकोनॉमी पर, नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $56 बिलियन है। हमने 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि ये लक्ष्य हम समय से पहले ही हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब अगर आप कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो कम लगेगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे। ट्रेड बढ़ने से भारत की इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मैक्सिमम फायदा लेने के लिए पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भारत यूके सीईओ फोरम को फिर से एक्टिव किया जाएगा। जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी को फिर से एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने कुछ और बड़े फैसले भी लॉक किए, जैसे एआई को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट सेंटर खोल देंगे दोनों लोग, मतलब दोनों देश। भारत यूके कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर खोलने पर सहमति बन गई है। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बनेगा। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलेंगी। यानी इधर भारत और यूके के बीच कई डील्स हो गई। उधर ब्रिटेन के पीएम ने आज कुछ ऐसा कह दिया जो ट्रंप से लेकर राहुल गांधी के होश उड़ा देगा। ब्रिटेन के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर दी, और सिर्फ तारीफ नहीं कर दी, यह माना कि पीएम मोदी भारत को विकसित बनाने की राह पर ले जा रहे हैं और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह ब्रिटेन के पीएम कह रहे हैं। सुनिए एक बार कीर स्टारमर। It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. अब सोचिए आप ट्रंप जैसे दुनिया के बड़े देशों के नेता हों या फिर राहुल गांधी जैसे अपने विपक्ष के नेता, उन पे क्या बीते। जो अंग्रेज किसी जमाने में हमको लूट के गए थे, सोचे होंगे क्या अभी तो खत्म हो गए। वहां का प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में गजब रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ, रिमार्केबल ग्रोथ हुई है। कह रहा है कि भाई आप लोग तो रॉकेट बने हुए हैं, हमको भी साथ लेते चलिए। आज पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम की एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसे देखकर कई लोगों को आग लगेगी। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम एक साथ कार में नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर खुद पीएम मोदी ने पोस्ट की। पीएम मोदी ने बताया कि वो और उनके दोस्त कीर स्टारमर दोनों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को अटेंड करने जा रहे थे, तब यह तस्वीर ली गई। आपको याद होगा, इससे पहले जब पीएम मोदी चाइना गए थे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया था और दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की है और उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्र ट्रंप से बात की है, गाजा शांति योजना की सफलता के लिए बधाई दी है, ट्रेड वार्ता पर प्रगति की समीक्षा की है और संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। यह पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत, और पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि भाई जो गाजा शांति योजना बनी है
उसकी कामयाबी के लिए बधाई दे दी और कह दिया है मैंने कि ट्रेड वार्ता पर प्रगति जो हो रही है उसको हम लोग दोनों लोग देखते रहेंगे, आपस में टच में रहेंगे। आप ये देखिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसे फाइनल करने में 3 साल लगे और इस दौरान ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री और सरकारें बदली। दूसरी तरफ भारत में मोदी सरकार और मोदी का चेहरा बने हुए, कोई हिलाने वाला नहीं। आज पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की राजनीतिक स्थिरता का जिक्र किया। फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया, याद है ना पिछली बार जब 2024 के इलेक्शन थे तब मैं आया था और कहा था कि मैं फिर आऊंगा, देखो मैं आ गया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। फिनटेक फेस्ट में तालियां गूंजने लगी। तो मैं जब इसके पहले इस कार्यक्रम में आया था तब 2024 के चुनाव बाकी थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा। और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी। और उस समय जो राजनीति शास्त्र के जानकार लोग यहां बैठे थे उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है। यह बात याद दिलाकर नरेंद्र मोदी ने यह विश्वास जगाया कि अगर वो कहते हैं तो वो होता है, और अगर वो कह रहे हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो वो होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस साझेदारी को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी और कीर स्टारमर की बातचीत में यह तय हुआ कि भारतीय एयरफोर्स में जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर की तरह काम करेंगे, यानी भारत के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मिसाइल की डील हुई। इस डील के तहत ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टी रोल मार्टलेट्स मिसाइल देगा। यह मिसाइल ग्राउंड से भी दागी जा सकती है और इसे एयर टू एयर भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच 3,384 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके अलावा ब्रिटेन भारत के नेवी शिप्स को इलेक्ट्रिक इंजन भी देगा, इस पर भी समझौता हुआ है। साथ ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे डिफेंस साझेदारी को मजबूत किया वो बताऊं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में राजनाथ सिंह के स्वागत की तस्वीरें देखिए जो बड़ी वायरल हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचे तो वहां उनका अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ। एक पारंपरिक वेलकम टू कंट्री स्मोक सेरेमनी का आयोजन किया गया। वेलकम टू कंट्री स्मोक सेरेमनी खास समारोह है जिसके जरिए राजनाथ सिंह का सम्मान हुआ। स्मोक सेरेमनी आदिवासी रीति रिवाजों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सम्मान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जरा तस्वीरें देखिए कैसे वो स्मोक सेरेमनी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से कैनबेरा शहर ले जाने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के विमान को तैयार किया गया। ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में राजनाथ सिंह ने ट्रैवल किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने F-35 लड़ाकू विमान की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी देखी। ये सारी चीजें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2024 में हुए समझौते का हिस्सा हैं। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बल एक दूसरे के विमानों को हवा में ईंधन भर सकेंगे। यह क्षमता दोनों देशों की वायु सेनाओं को लंबी दूरी तक उड़ान भरने और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी डिफेंस साझेदारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और आगे बढ़ाया और दोनों देशों के बीच और ज्यादा मिलिट्री सहयोग पर सहमति बनी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस क्वाड का हिस्सा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए बना है। इससे पहले पीएम मोदी क्वाड में शामिल जापान के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, चाइना जाने के पहले। यानी भारत क्वाड देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। क्वाड में अमेरिका भी है और अमेरिका अलग थलग पड़ा हुआ है। बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश ट्रंप की धमकियों को एक साइड में रखकर भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भी भारत के सामने बिछा पड़ा है कि भारत और संबंध सुधारे हमसे। 5 साल के बाद भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट बहाल किए जाने को चीन ने सकारात्मक कदम बताया।
चीन ने कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमति जो बनी उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी और भारत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी है। चीन ने कहा कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने और अच्छे पड़ोसी और साझेदार बनने के लिए तैयार है जो एक दूसरे की सफलता के लिए सहयोग करें। यानी ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक हर कोई भारत से इस वक्त रिश्ते सुधारने में लगा है और बेहतर बनाने में लगा है। चीन समझ रहा है कि भयंकर उथल पुथल वाली दुनिया में भारत से उलझना ठीक नहीं है बॉस। इधर चीन भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहता है, उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी भारत ज्यादा भरोसेमंद लग रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के करीब 4 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हुए हैं और यह तालिबान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। तालिबान के विदेश मंत्री ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब चीन और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को अपने पाले में करने में लगे। अगस्त में भी चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तान के मंत्री को बुलाकर डील भी कर ली थी। तालिबान के मंत्री अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। तालिबान के मंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर है। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत धीरे धीरे काबुल से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए ना हो। आप देखिए कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई। देखिए, भारत तो रुकने के मूड में नहीं है। दुनिया भर में भारत मजबूती से रिश्ते बना रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। और इसलिए पाकिस्तान को अगर दोबारा ठोकने का भारत ने सोच रखा है तो ठोकेगा ही, और मौका खुद पाकिस्तान देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी बात से घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उसे चौतरफा घेरा हुआ है। जब चाहे तब भारत उसे घर में घुसकर ठोक सकता है, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी है। पीएम मोदी ने सेनाओं को पूरी आजादी दे रखी है कि भाई देख लो कैसे मारना है इसको। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सेनाएं तैयार हैं। और भारत की जबरदस्त डिफेंस प्रिपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान सुधर तो रहा नहीं। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, पाकिस्तान वो फिर से खड़े कर रहा है। आतंकियों को पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर कर रही है। पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ नई नई साजिशें बना रहे हैं, नए नए आत्मघाती यूनिट तैयार कर रहे हैं। भाई आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से हलचल है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर के इलाकों में आर्मी मूवमेंट तेज कर दी है। पाकिस्तान के टैंक बॉर्डर की तरफ मूव करते देखे गए। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही हैं। आप देखिए कि टैंक कैसे पीओके की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट तेजी से सीमा वाले इलाकों की तरफ जा रही है। मुनीर जिस तरह से टैंक्स का मूवमेंट करा रहा है, उसे पाकिस्तान में इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि कहीं नई जंग तो नहीं शुरू होने वाली। एक बार पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, ये जो बॉर्डर पे हलचल है उसको लेकर सुनिए। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि बहुत जबरदस्त टैंक मूवमेंट चल रही है, दोनों तरफ जो है वो बिल्डअप चल रहा है। और मोदी को तो पाकिस्तान समझता है कि भाई इन्होंने सोच लिया तो मारेंगे ही मारेंगे। पाकिस्तानी सेना के टैंक्स का मूवमेंट पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा है। आप देखिए कि मीरपुर, कोटली, छंब और सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बढ़ने की खबरें हैं। पाकिस्तान की 23वीं और 111वीं ब्रिगेड इन इलाकों में मूव कर रही है। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट गुजरावाला की तरफ भी बढ़ती दिखी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग इस मूवमेंट की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत के साथ जंग से इनकार नहीं कर रहा। सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। फतह को शिकस्त से आप रिप्लेस कर दीजिए कि और ज्यादा पिटेंगे ये लोग। इधर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना हलचल में आती दिख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी भी नई नई साजिशें रच रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद, जिसके आतंकी ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने फोड़ दिया था, जो मसूद अजहर जिसके परिवार के लोग मारे गए और वो रो रहा था खून के आंसू कि मैं क्यों जिंदा बच गया, अब वो भारत के खिलाफ नई सुसाइड बॉम्बर यूनिट बना रहा है। मसूद अजहर जो जैश का कमांडर है, वो इस यूनिट को ट्रेनिंग दे रहा है, बताया जा रहा है। मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की यूनिट बनाई है। ये महिलाओं को और कोई काम नहीं देते हैं, दबा के रखते हैं महिलाओं को, और यहां महिला आतंकियों की यूनिट बना रहे भाई लोग। यूनिट का नाम दिया है जमात उल मोमिनात। आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं की भर्ती मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को कमान सौंपकर कराई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में सादिया का पति यूसुफ अजहर मारा गया था। बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में इनकी ट्रेनिंग होगी, बताया जा रहा है। यानी अब मसूद अजहर को लग रहा है कि भाई ये जो
मेल भेज रहे थे, पुरुष आतंकी भेज रहे थे, उनको तो भारतीय सैनिक जो हैं वो इधर फोड़ दे रहे हैं, इधर से छेद करते हैं, गोली उधर से निकलती है। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई महिलाओं को भेजो। मसूद अजहर की महिला सुसाइड बॉम्बर यूनिट में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की पत्नियों को प्रेफरेंस दी जा रही है। उनको भर रहे होंगे दिमाग में कि पति की मौत का बदला लो, पति की मौत का बदला लो। ये नहीं बता रहे होंगे कि पति तुम्हारा आतंकी था। उनको भड़काया जा रहा है कि भारत से बदला लेना है तुमको। यानी पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर नई प्लानिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी ठिकानों को मुनीर फिर से बनवा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी ही प्लानिंग पर भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत सारी प्लानिंग का पता लगा लेगा। पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरी का लालच दे रही हैं और बदले में पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ले रही है। मजे की बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है और डर भी रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस समय 3 ऐसे फ्रंट खुले हुए हैं जिसकी वजह से गृहयुद्ध हो सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेहद एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान गिर गया है। तहरीके लब्बैक ने गाजा पीस प्लान का विरोध किया। तहरीके लब्बैक ने लाहौर में भयंकर हंगामा किया। तीसरी तरफ पीओके में आजादी की मांग भड़कती जा रही है। पीओके में पाक सेना के खिलाफ मोर्चा लगातार खुला हुआ है। यानी शहबाज और मुनीर के चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान पहले अपना घर संभाल ले, यही बड़ी बात होगी। भारत के खिलाफ तैयारियां तो धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सबसे नई मुसीबत कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, जिसने गाजा पीस प्लान के विरोध में लाहौर में जमकर हंगामा कर दिया। गाजा पीस प्लान के विरोध में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉन्सुलेट का घेराव करने का ऐलान किया था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता लाहौर पहुंच गए। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। पुलिस ने टीएलपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की कि अरे भाई, अमेरिका का कॉन्सुलेट है, ट्रंप बहुत मारेगा हमको। तो वहां ये लोग मारने लगे, उनको पथराव शुरू कर दिया। तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बाद में मारेगा, पहले हमसे मार खाओ। इसके बाद लाहौर की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं मारेंगे, हम भी मारेंगे। सुनिए वहां क्या। यानी पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुद घिरा हुआ है। ये क्या भारत से जंग लड़ेगा? खैर, अगर लड़ेगा तो अच्छा है, खुद ही पीटेगा। फिलहाल हम बात करते हैं सियासी जंग की, चुनावी जंग की, जो कि बिहार में है। मोदी नीतीश को रोकने के लिए तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर दिया है। भाई, क्या यह पॉसिबल है? फैक्ट चेक करूंगा। उधर चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जुटी है। इधर प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में हंगामा क्यों हो गया? बिहार चुनाव पर अब यह चैप्टर खोलता हूं। बिहार चुनाव के पहले चरण का कल से नामांकन शुरू हो रहा है और उससे पहले ही जबरदस्त बवाल बिहार की पॉलिटिक्स में मच गया है। कहीं टिकट को लेकर मारामारी मची है, कहीं सीट बंटवारे पर रूठने मनाने का दौर चल रहा है। मतलब दिल्ली से पटना तक खूब हंगामा मचा हुआ है। जैसे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है। उधर इंडी गठबंधन में तो सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी खींचतान चल रही। सरकार बनी नहीं है, डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए लड़ गए लोग। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पहली लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया। इन सारे हंगामे के बीच आज तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़ा धमाका कर दिया। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा दांव चल दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया और यही नहीं रुके, ये भी कह दिया कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी देने का कानून ले आएंगे। यानी तेजस्वी ने सरकारी नौकरी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया। भाई, कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, कानून बना दूंगा 20 दिन में। पॉसिबल है क्या ये? बताऊंगा आज। तेजस्वी यादव के इस वादे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है भी? तेजस्वी यादव के वादे पर कैसे सवाल उठ रहे हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी में हंगामा क्यों हुआ? एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या घमासान मचा है? सब दिखाता हूं, पहले झलक देखिए। ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पूरा जो नैरेटिव है बिहार में वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है। तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है।
सबसे पहले आपको बिहार में मचे हंगामे की तस्वीरें दिखाता हूं। आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की कैंडिडेट्स की। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन पहली लिस्ट आते ही बगावत हो गई। जो नेता टिकट की आस में बैठे थे वो भड़क गए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। भाई सुनिए, पीके की पार्टी में जैसे ही कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ कैसे बगावत शुरू हो गई। सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी कि प्रशांत किशोर पे भरोसा किया। जब से उनका पैदल यात्रा चला है, उनके साथ पैदल यात्रा चले हैं 200 और 250 को साथ में बात करते हुए, और अभी तक मशरक में अगर कोई जनसुराज को जानता था तो अपने घर में कार्यालय खुलवाए, क्योंकि वहां डर के मारे कोई जो वर्तमान में जो लोग हैं नेता, उनके डर के चलते कोई काम नहीं करता था, घूम नहीं पाता था, जनसुराज को कोई सपोर्ट नहीं करता था। तब से लेके आज तक हमको टिकट नहीं मिला। बताइए, तब से लेके आज तक मैडम इतना मेहनत की, इनको टिकटें नहीं मिला। ये लोग पॉलिटिक्स बदलने आए हैं, लेकिन यही तो पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है। टिकट नहीं मिला तो बगावत हो गई, तो क्या बदले। प्रशांत किशोर को लेकर ये बातें बिहार में चल रही हैं कि आखिर वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्या मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे या फिर लालू तेजस्वी का। प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 17 अति पिछड़ा कैंडिडेट हैं जो नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक है। लिस्ट में 7 महिला कैंडिडेट हैं, ये भी नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि महिलाएं नीतीश के नाम पर वोट देती रही। लिस्ट में 3 यादव, 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये लालू तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को चैलेंज मिल सकता है। लिस्ट में 7 दलित और 9 अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। दलित कैंडिडेट चिराग मांझी जैसे नेताओं और अपर कास्ट कैंडिडेट बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आज बिहार में सबसे बड़ा तूफान तो तेजस्वी यादव लेकर आ गए। तेजस्वी यादव ने आज बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। तेजस्वी के इस वादे को एनडीए के उस दाव की काट माना जा रहा है जिसमें मोदी नीतीश ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि यह पॉसिबल है भी या नहीं। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता। यह पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का वादा किया। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने एक दिन में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जब सरकार में आए तो उन्होंने खुद मान लिया कि वो 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी ही दे पाए थे। सुनिए एक बार। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। एक दिन में 10 लाख नौकरी देने का वादा करने पर 17 महीने में खुद कह रहे हैं कि 5 ही लाख दे पाए, तो 20 दिन में सोचिए कह रहे हैं कि कानून बना देंगे और हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दे दूंगा, लेकिन क्या यह संभव है? आपको यह भी बताता हूं कि अगर आप इसको देखें कि क्या यह एक्चुअली में पॉसिबल भी है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दें। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में कुल परिवार जो है बिहार के अंदर, अगर उसकी आप संख्या देखेंगे तो वो है 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार के अंदर। 2,76,00,000 परिवार। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं?
सरकारी नौकरी जो है उसको अगर आप देखिएगा, सरकारी नौकरी, उसमें कितने लोग हैं भाई? 20 लाख लोग, वो अभी सरकारी नौकरी में। ठीक है, यानी नौकरी अभी देनी कितनी होगी, और कितनी नौकरी देनी होगी? और देनी होगी 2,56 लाख परिवार को, और हर घर से कह रहे हैं एक देंगे। भाई 2,76 परिवार है, हर घर से एक देंगे, मतलब 2,76 सरकारी नौकरी देंगे। अभी 20 ही लाख सरकारी नौकरी में है, तो एक तो इतनी नौकरी, करोड़ों सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे? दूसरी बात कि 20 लाख माइनस भी कर दीजिए तो 2,56 अभी भी बच जाएंगे जिनको देनी होगी सरकारी नौकरी। 2,56,000 सरकारी नौकरी कहां से देंगे? अगर एक नौकरी में औसत सैलरी 30,000 रुपया है, औसत सैलरी भी देखिए, चलिए कुछ भी करके मतलब पोस्ट बना के दे देंगे, जबरदस्ती 2 करोड़ दे देंगे। औसत सैलरी अगर 30,000 रुपया महीना पकड़िए तो साल का कितना हो गया? 12 या 36, 3,60,000 रुपया सालाना देना होगा। कुल खर्च जो आएगा इतनी नौकरी देने के लिए बिहार को, वो आएगा 9 लाख करोड़ का। 9 लाख करोड़ का खर्चा आएगा इतनी नौकरी देने के लिए। अब बिहार का बजट कितना है? बिहार का जो कुल बजट है, वो बिहार का कुल बजट ही है 3 लाख करोड़ रुपया। 3 लाख करोड़। अब आप ये बताइए कि जिस राज्य का बजट ही 3 लाख करोड़ है, वहां 9 लाख करोड़ रुपए का सैलरी कैसे बांट देंगे? बाकी कुछ काम नहीं करेंगे, 3 गुना पैसा कहां से लाएंगे? और बिहार की जीडीपी ही 11 लाख करोड़ है, यानी बिहार के कुल बजट का 3 गुना और बिहार की जीडीपी का 70% केवल सरकारी नौकरी के लोगों को सैलरी देने में लगा देंगे। बोल दिए कि हम दे देंगे, सबको दे देंगे, सबको दे देंगे, सबको दे देंगे। पब्लिक नहीं पूछेगी कहां से दीजिएगा। एक तो इतनी नौकरी कहां से, 2,56,00,000 नौकरी कहां से जनरेट कीजिएगा? सरकारी नौकरी, वो भी रोजगार कहते तो समझ में आता कि भाई अपना बिजनेस कर लो, पैसा देंगे, मदद करेंगे। सरकारी नौकरी कह रहे हैं कि पैसा भी देंगे, कहां से दीजिएगा सैलरी? इंडी गठबंधन के नेता वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पूरा कर नहीं पाते। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 में वादा किया था कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पूरा ही नहीं हो पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लोगों के खाते में सीधे पैसे देने का वादा किया, उन पर भी आरोप लगता है कि अभी तक पूरा पैसा नहीं दिए। तो बोलने को बोल दीजिएगा, और ऐसा ऐसा हवा में बोल दीजिएगा बात जो पब्लिक को हजम नहीं होगा, तो पब्लिक तो कहेगी ना बॉस कि क्या चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स की नहीं है। अभी यूपी में चुनाव दूर है, लेकिन वहां बवाल मच गया है। यूपी में मायावती का मेगा शो, 2027 के चुनाव में योगी और मायावती मिलकर अखिलेश राहुल को हराएंगे क्या? पहले चचा आजम, अब बुआ मायावती। 2027 के यूपी चुनाव के पहले अखिलेश यादव के साथ खेला हो गया है क्या अब इसका चैप्टर? बिहार के बाद अब सबसे बड़ा चुनाव कहीं होगा तो वो यूपी में होगा, 2027 का चुनाव। 2027 के चुनाव के लिए वैसे तो अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन आज यूपी में मायावती ने जो किया, उसने अभी से 2027 का माहौल सेट कर दिया। अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले से 2027 जीतना चाहते हैं, उस फॉर्मूले को पहले आजम खान और अब मायावती ने ऐसी चोट दी है कि ऐसा लगता है कि 2027 से पहले ही अखिलेश यादव का खेला हो गया। मायावती ने आज यूपी में जो शक्ति प्रदर्शन किया है बॉस, और जिस तरह से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है, उसमें क्या यूपी में 2027 के पहले कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या योगी और मायावती मिलकर अखिलेश राहुल को हराएंगे? वैसे तो मायावती ने आज मेगा शो करके 2027 में पूरी ताकत से चुनाव में उतरने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ मायावती ने बड़े संकेत दिए। मायावती ने लखनऊ में अपनी इस महारैली में कह दिया कि सीएम योगी और उनकी सरकार की वो जमकर तारीफ कर रही हैं। मायावती ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को डबल स्टैंडर्ड वाला बता दिया। मायावती ने अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स पर भी सवालिया निशान लगाया और सपा को दलित विरोधी पार्टी बताया। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि पहले चचा आजम खान और अब बुआ मायावती ने 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ क्या खेला कर दिया है। क्या योगी को टक्कर दे ही नहीं पाएंगे अखिलेश यादव? क्या मायावती और योगी मिलकर अखिलेश राहुल को हरा देंगे? सब पर बात होगी। लेकिन यूपी में कैसे सियासी हलचल मच गई है, नई हलचल मच गई है, उसका ट्रेलर देखिए। कुमारी मायावती जी वर्तमान राज्य सरकार की भी
बहुत बहुत आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था। पिछले कई सालों से शांत बैठी मायावती ने आज बीएसपी के फाउंडर कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ी रैली कर दी, मेगा रैली। और इस रैली में मायावती एक बार फिर अपने पुराने तेवर में नजर आई। बीएसपी की इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा। आप देखिए, मैसिव भीड़ थी बॉस। और इस भीड़ को देखकर मायावती भी गदगद हो गई। उन्होंने मंच से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया। और अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेता तब हैरान रह गए जब मायावती ने अपने भाषण में योगी सरकार की तारीफ कर दी। सीएम योगी की यह तारीफ सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को चुभी होगी। और उन्होंने मायावती पर बीजेपी से अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगा दिया। आप मायावती और अखिलेश यादव दोनों को सुनिए, फिर बताऊंगा मायावती ने कैसे अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स की हवा निकालने की तैयारी की है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। अब यह भी देखिए कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तार-तार करने के लिए मायावती ने जो प्लानिंग की है उसकी झलक बीएसपी के रैली में नजर भी आई। ऐसा पहली बार हुआ जब बीएसपी की किसी रैली में मायावती के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए मंच पर उनके बगल में कुर्सियां लगाई गई। और यह भी मायावती के चेयर के बगल में मुस्लिम समुदाय के 3 चेहरे मुनकाद अलगी, नौशाद अली और शमसुद्दीन को बैठाया गया। दलित समाज के 4 चेहरों को भी मंच पर जगह दी गई, जिसमें मायावती के भाई आनंद, भतीजे आकाश, गिरीश चंद्र जाटव और घनश्याम चंद्र खरवार शामिल रहे। यही नहीं, मायावती के मंच पर ओबीसी और सवर्ण समाज से सतीश चंद्र मिश्रा, उमा शंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को भी जगह दी गई। यानी मायावती ने सीधे सीधे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दे दी बॉस, जिसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। यही नहीं, रैली के मंच से मायावती ने मंच से ही अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाए और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सुनिए जरा। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यानी अखिलेश यादव की जो दलित पॉलिटिक्स है उसकी धज्जियां उड़ा दी मायावती ने। अब यह समझना जरूरी है कि मायावती के तीखे तेवरों से अखिलेश यादव की टेंशन क्यों बढ़ गई। दरअसल अखिलेश यादव 2027 चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ पीडीए को हथियार बनाने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर कल उन्होंने रामपुर पहुंचकर आजम खान से भी मुलाकात की। लेकिन आजम खान ने 2027 में अखिलेश के पीडीए का ए बनने से पर कोई साफ जवाब ही नहीं दिया। अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए में बचे हुए पी और डी को भी छीनने की तैयारी शुरू कर दी। और अखिलेश ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मायावती और उनकी पार्टी ने यूपी चुनाव में पूरा दम लगा दिया और वो अपने पुराने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीएसपी के खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है।
जैसे 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर करीब 20% था और समाजवादी पार्टी को करीब 22% वोट शेयर के साथ 5 सीट मिली। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, तब बीएसपी को करीब 19% वोट शेयर के साथ 10 सीट मिली, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को करीब 18% वोट शेयर के साथ 5 ही सीट मिल पाई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट शेयर गिरकर 9% के पास पहुंचा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और उसने करीब 34% वोट शेयर के साथ 37 सीटें जीत ली। यानी मायावती की पॉलिटिक्स रिवाइव हो गई तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को झटका लगेगा। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर करीब 22% रहा और उसे 19 सीट मिली। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 22% था, लेकिन उसको 47 सीट मिली। जब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 13% हुआ और 1 सीट उसको मिली, तो अखिलेश यादव की पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 32% हो गया और उनको 111 सीट मिली। और अब तो मायावती के निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी कांग्रेस भी आ चुकी है। मायावती ने आज कांग्रेस को भी रगड़ दिया और जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता आजकल हर इवेंट में हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उसे मायावती ने ड्रामेबाजी बता दिया। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मायावती पर बीजेपी के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। सुनिए क्या हुआ है कांग्रेस और बीएसपी के बीच। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो सारे काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा दिया। काशीराम जी लड़कर संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किए थे। मायावती जी ने पूरा सौदा करके उसको बेच दिया। मायावती के बदले हुए तेवरों से अखिलेश यादव और कांग्रेस की बेचैनी क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए यूपी की सियासत में मायावती और उनकी पार्टी के इंपैक्ट को समझना जरूरी है। क्योंकि मायावती का साथ और विरोध यूपी के किसी भी चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर का दम रखता है। जैसे अगर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों और बीएसपी को मिले वोट की वजह से हार जीत के अंतर की बात करें, तो बीजेपी को इस चुनाव में 43 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडी गठबंधन 36 सीटें जीता था यूपी में लोकसभा चुनाव। लेकिन अगर मायावती इस चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा बन जाती और उनकी पार्टी के वोट भी इंडी गठबंधन के कैंडिडेट्स को मिलते, तो इंडी गठबंधन की सीटें बढ़कर 59 हो सकती थी, जबकि बीजेपी की सीटें घटकर 20 हो जाती। इसी तरह अगर मायावती अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती और उनकी पार्टी के वोट भी बीजेपी कैंडिडेट्स को मिल जाते, तो बीजेपी और मायावती के गठबंधन को 67 सीटें मिल सकती थी और इंडी गठबंधन गिरकर 12 पर आ जाता। इसलिए मायावती के तेवर और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीति के ऐलान ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी। इधर मायावती ने बीएसपी की महारैली में अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स को निशाने पर लिया, योगी सरकार की तारीफ की, तो बीजेपी ने अखिलेश यादव की दुखती रग को साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर छेड़ दिया, जिसे मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच दुश्मनी की वजह माना जाता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि यूपी ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में सपा शासन में गेस्ट हाउस कांड निहायत ही एक ऐसा काला धब्बा है जिसे सपा की लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता, ना ही उसे किसी प्रकार के मुशायरों से बुलाया जा सकता है। वहीं मायावती के अटैक के बहाने योगी सरकार में मंत्री और ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। दोनों पार्टियों पर दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा नुकसान करने का आरोप लगाया। ओपी राजभर को सुनिए एक बार। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का किसी ने किया है तो कांग्रेस और सपा ने किया है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 4 बार सपा की सरकार रही। इन दोनों की सरकारों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने, दलित महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। मायावती के तेवरों से इंडी गठबंधन का तनाव बढ़ गया है, लेकिन सीएम योगी मिशन 2027 के लिए बेफिक्र नजर आ रहे हैं। सीएम योगी 2027 के लिए 80-20 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसको हासिल करने के लिए सीएम योगी ने दिन रात एक किया हुआ है।
आज सीएम योगी यूपी के जालौन में थे, जहां उन्होंने 1900 करोड़ की 305 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूपी में राम राज्य की स्थापना करने में जुटी है। सुनिए योगी को एक बार। रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। अब 2027 के चुनाव में किसको जीत मिलेगी, किसका चेहरा चमकेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सोने यानी गोल्ड की चमक की बात करता हूं अगले चैप्टर में। गोल्ड के दाम में आग गजब लग गई है बॉस। दिवाली धनतेरस तक सोना 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा क्या? मार्केट से वो ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही कि अभी नहीं दिवाली में सोना खरीदा तो कितना महंगा पड़ जाएगा। भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है, कल करवा चौथ है, कुछ दिन बाद धनतेरस और दिवाली है, लेकिन लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा कि इस बार सोना खरीदना है या रहने ही दिया जाए, क्योंकि तीज त्योहार और शादियों के सीजन से ठीक पहले गोल्ड के रेट में आग लग गई है। भाई सोना ऑल टाइम हाई पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1.25 लाख के पार चली गई है और दिवाली तक सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए के पार चले जाने की बातें हो रही हैं। अब लोग दुविधा में है कि इतना महंगा सोना खरीदना है या चद्दर तान के सो जाना ही बेहतर है। खरीदें तो कब खरीदें, कहीं ये दाम और न बढ़ जाए। त्योहारों के बाद शादी का सीजन अलग आने वाला है। जिनके घरों में शादियां हैं उन्हें उम्मीद है कि सोने के दाम थोड़े तो कम होंगे। सोने के रेट इतना क्यों बढ़ रहे हैं, कहां तक गोल्ड के रेट जाएंगे, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कैसे आग लगी है सोने की कीमत में, एक झलक देखिए। भाई गोल्ड के रेट ने सबका दिमाग इस वक्त जो है ना हिला कर रखा हुआ है। आज की डेट में दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम 1,24,090 रुपए पर है, जबकि 22 कैरेट का दाम 1,13,760 रुपए। वहीं 18 कैरेट सोना भी लेने जाइएगा तो 93,110 रुपए का 10 ग्राम सोना आ रहा है। पिछले साल से अब तक सोना करीब करीब डबल हो चुका है। अगर पिछली बार किसी ने करवा चौथ पर अपनी पत्नी को सोने की अंगूठी गिफ्ट की होगी तो इस बार उसकी कीमत कितनी हो गई है सुनिए। 22 कैरेट के 5 ग्राम सोने की कीमत लगभग 57,000 रुपए हो गई। इसमें 10% मेकिंग चार्ज मिला दीजिए तो 5700 रुपया, तो अंगूठी की कुल कीमत करीब 62,700 रुपए होगी। वही अगर 18 कैरेट सोने की अंगूठी बनवाते तो 5 ग्राम सोने का दाम 46,500 रुपए, इसमें भी 10% मेकिंग चार्ज यानी 4600 रुपए जोड़ दीजिए। 5 ग्राम की अंगूठी की कुल कीमत 51,000 रुपए। यानी करवा चौथ पे पति पत्नी को बोल देगा पिछले बार जो दिए थे ना बहुत बढ़िया था, इस बार छोड़ो रहने दो। यह हाल तब है, पिछले 15 दिनों से सोने के दाम नॉनस्टॉप बढ़ते जा रहे हैं भाई। पिछले 3 दिनों में ही सोने का दाम 6,000 रुपया बढ़ गया है और कल यह ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। दिल्ली में पिछले 3 दिनों के रेट देखिएगा। 24 कैरेट सोने का दाम 8 अक्टूबर को 26 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,26,600 रुपया प्रति 10 ग्राम था। 7 अक्टूबर को 700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,24,000 रुपए था और 6 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,20,930 रुपए थी। दन दन भाग रही है भाई सोने की कीमत। सोने के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्वेलरी की दुकानों पर उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी सोने के रेट बढ़ने का लोगों की जेब से कोई लेना देना लग नहीं रहा है। त्योहारों के मौसम में सोना खरीदने की कैसी होड़ मची है, सुनिए आप खुद। तो कमी किसी भी तरीके से नहीं आ रही। कल करवा चौथ है और हम भी जैसे इसी तरीके से यहाँ आ रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ नया लिया जाए। सेम दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। प्राइस बढ़ रही है तो ये और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आगे प्राइस और बढ़ेगी। नहीं, खरीदारी तो अभी भी होगी। रेट में फ़र्क आया है थोड़ा बहुत, कहीं प्लस माइनस हो सकता है, पर लोग भी होता है कलेक्शन करके रखते हैं अपना कि भाई जो इस टाइम पे हमें परचेस करना है, गिफ्ट भी देना होता है लोगों को। और ये हमारी भारतीय संस्कार सभ्यता का एक पार्ट है। पहले गोल्ड लेना लगता था कि हाँ चलो हम जाके ले लेते हैं, अभी 100 बार सोचना पड़ता है कि ले नहीं ले, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि एकदम से गोल्ड के रेट कभी डाउन ना चले जाए। 1.25 लाख पर पहुंचा हुआ है सोना। कल है करवा चौथ। अब पति ये ना कह दें पत्नी को कि अगर मेरी उम्र बढ़ाना चाहती हो तो मुझसे सोना मत मांगना, वरना इधर कुछ दर्द सा होता है।